नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, अभी हमारा नाउन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने नाउन से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमें इसका आखिरी पड़ाव यानी कि केस ऑफ नाउन ये डिस्कस करना है। उसके बाद में नाउन कंप्लीट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिनेरियो। उसका कारण ये है कि इसके अंदर एक पोर्शन जो केस ऑफ नाउन है, इसके अंदर एक पोर्शन ऐसा है जिससे काफी बार क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें। तो ज़्यादा समय ज़ायर नहीं करेंगे और आते हैं मुद्दे पर। जो टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज केस ऑफ ए नाउन। ठीक है, नाउन की बातें आप सारी जानते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो नाउन के फर्स्ट लेक्चर्स हैं आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। उनमें नाउन की बेसिक डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, टाइप्स, उन सब चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज़। और बाकी अब हमें जो मेन बात करनी है वो है केस ऑफ नाउन की। तो जो इसकी एक डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन एक ग्रामेरियन ने दी है, नेस्फील्ड उनका नाम है। तो नेस्फील्ड ने इसको डिफाइन किया था कि केस इज बेसिकली ए रिलेशन। ये एक संबंध होता है, ठीक है, किसका? नाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ में। ठीक है, जो नाउन आपके पास है वो सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ में किस तरह का रिलेशन, किस तरह का संबंध, किस तरह का सिनेरियो मेंटेन कर रही है, तो उस संबंध, उस रिलेशन को केस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो रिलेशन है दोस्तों, ये एक्चुअली दो या तीन तरह का हो सकता है। इसको अलग अलग ग्रामेरियंस ने अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई किया है कि जी ये रिलेशन कितनी तरह का हो सकता है। वो नाउन सेंटेंस में बाकी शब्दों के साथ में किस तरह का रिलेशन रख सकती है। तो ये दो या तीन तरह का हो सकता है, बट हम यहां पर चार रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और चार रिलेशन से समझ लीजिए कि चार ही केस बनते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक केस ऐसा है जो अक्सर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में छोड़ दिया जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज नो मोर रेलिवेंट। लेकिन मैंने आपसे बार बार ये बात कही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मॉडर्न डे इंग्लिश को फॉलो मत कीजिए, आप फॉलो कीजिए ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश के हिसाब से दोस्तों हमारे पास हैं चार केसेस। ठीक है, चार केसेस कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, या फिर जिसे आम भाषा में नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, दिट इज सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर नाउन जो है वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करती है। अगर हमारी नाउन वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है तो हम कहेंगे कि हमारी नाउन यहां पर सब्जेक्टिव केस में है। द नाउन इज इन सब्जेक्टिव केस, द नाउन इज इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कहिए या सब्जेक्टिव केस कहिए, दे आर बोथ इक्विवेलेंट, बराबर हैं। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है कि इस वाले केस में हमारी जो नाउन है वो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करती है। जैसे, सर एक एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस, राम क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर हमारी जो नाउन है राम। ठीक है, आप कह सकते हैं सर ये भी तो नाउन है। हाँ, ये भी नाउन है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का एग्जांपल दे रहा हूं। तो दोस्तों समझिए कि ये जो नाउन है हमारी राम, ये इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? सर प्ले। और ये हमारी नाउन है। तो ये जो हमारी नाउन है ये वर्ब के लिए क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो काम क्या है? खेलने का काम है।
कौन कर रहा है काम या कौन करता है? राम करता है सर खेलने का काम। तो इसीलिए राम जो नाउन है यहां पर हमारी, वो सब्जेक्टिव केस कही जाएगी या नॉमिनेटिव केस कही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है। ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसीलिए ये जो नाउन है राम, ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप इसके अनेकों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। सीता प्लेज वॉयलन, सीता रीड्स हर बुक, दिनेश गोज टू हिज स्कूल। तो जहां पर भी कोई नाउन वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करे, आप समझ जाइए कि वो नाउन वहां पर सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में उपयोग हुई है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस हमारे पास आता है वो है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। ठीक है, शब्द से ही अब देखो आपको फिर से एक चीज पता चलेगी। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट यानी कि यहां पर नाउन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, नाउन वर्ब के लिए क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। एग्जाम्पल चेंज नहीं करूंगा, इसी से ही एक्सप्लेन कर देते हैं। सर आप कह रहे थे ना इस वाले सेंटेंस में दो नाउन है, अब आ जाइए दूसरी वाली नाउन पर। ये मान लीजिए नाउन वन थी, यहां पर ये है नाउन टू। ठीक है, अब देखिए नाउन टू की बात करते हैं। काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, प्ले। किसको खेला जा रहा है? क्रिकेट को खेला जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है सर। अब ये मत सोचिए कौन कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? सेंटेंस में जिसके ऊपर काम होता है, जिसको किया जाता है। जो करता है वो सब्जेक्ट, जिसको किया जाता है या जिस पर किया जाता है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर क्या, किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गई आपके लिए? क्रिकेट। ठीक है, तो ऐसी नाउन जो सेंटेंस में वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस वाली नाउन कहेंगे। या सिंपल शब्दों में कि जी नाउन हमारी ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में है। क्लियर? सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। केस जो है लोग डरते हैं कि सर पता नहीं ये कौन कौन से नए नए तरह के वर्ड दे दिए हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, सब्जेक्टिव, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वेरी सिंपल दोस्तों, फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए। सब्जेक्टिव है तो क्यों? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो आदमी काम करता है। तो यानी कि जो नाउन काम कर रही है वो सब्जेक्टिव केस है, जो नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और इसी के लिए मैं आपसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में एक या दो फंसते हैं। ठीक है, पजेसिव केस या फिर जेनिटिव केस भी इसे कहा जाता है। मेन नाम इसका पजेसिव केस है। अब पजेसिव से आपको कुछ नहीं पता एग्जाम में, फिर भी आप सोचिए कि कैसे पता लगाएंगे। आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों, पजेशन। कहा जाता है ना प्रॉपर्टी का पजेशन मिल गया। पजेशन यानी कि मालिकाना हक। पजेसिव यानी कि ऐसी चीज जो किसी चीज से आपको मालिकाना हक के रूप में जोड़ रही है, मालिक के रूप में बना रही है, तो वो क्या कहलाएगी? पजेसिव कहलाएगी। ठीक है, तो ये पजेसिव केस है, यानी कि सर यहां पर कुछ ना कुछ मालिक या मालिकाना हक से रिलेटेड है, वही पढ़ना है कि क्या है वो रिलेशन। नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और possession ऑन अनदर नाउन। एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ में possession या रिलेशन शो करती है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि वहां पर नाउन पजेसिव केस में है। तो यानी कि क्या होगा सर? यहां पर दो नाउन होंगी। ठीक है, और एक नाउन दूसरी नाउन के ऊपर पहली वाली का possession, मालिकाना हक या अधिकार दिखाएगी। ठीक है, कैसे? आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं दोस्तों इरेज कर देता हूं।
एक ये छोटा सा सेंटेंस लिया है दोस्तों हमने, राम्स बुक इज ओल्ड, राम की किताब पुरानी है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दो नाउन है दोस्तों, राम और बुक। ठीक है, राम की किताब, तो ये आपको अधिकार दिखा रहा है, किताब किसकी है, राम की है। तो अब ये राम की किताब, इसने आपको क्या बताया कि किताब के ऊपर किसी ना किसी व्यक्ति का अधिकार है, किसी का मालिकाना हक है। मालिक कौन है, राम है। तो ये जो नाउन है ये पॉजेसिव केस में इस्तेमाल हुई है आपकी। राम जो है ये यहां पर पॉजेसिव केस में है, क्यों, क्योंकि इसका पोजेशन है, इसका मालिकाना हक है। किसके ऊपर, एक दूसरी नाउन के ऊपर, किसी दूसरी नाउन के ऊपर पहली नाउन का अधिकार या पोजेशन दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये वाली जो नाउन वन है ये किस केस में है, पॉजेसिव केस में है। ये ध्यान रखना, इसको मत बता देना कि जी बुक पॉजेसिव केस में नहीं, बुक पॉजेसिव केस में नहीं है। बुक के ऊपर तो पोजेशन हो रहा है, पोजेशन किसका है, इसका है। मालिक कौन है, ये है। तो पॉजेसिव केस में कौन हुआ, ये है, नाउन वन है, राम है पॉजेसिव केस में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर दो नाउन रहेंगी तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि सर कौन सी वाली पॉजेसिव केस में है। क्लियर, आई बात, मेरी बात समझ में। चलिए, पॉजेसिव केस को अभी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। ठीक है, चौथी बात कर लेते हैं, एक लास्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। कई बार इससे भी गॉड नोज क्वेश्चन आ जाए, तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। चौथा केस होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का क्या मतलब है, इसका भी एक हिंट दे देता हूं। वोकल, वोकल शब्द होता है ना, जो बातूनी लोग होते हैं या बात करते हैं, वोकल, बोलना। तो वोकेटिव केस वो केस होता है जहां पर नाउन को कुछ बोला जाता है, किसी नाउन से कोई बात कही जाती है, तो उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे कम हियर दिनेश, मैंने एक सेंटेंस कहा, कम हियर दिनेश, यानी कि मैं दिनेश को कह रहा हूं, दिनेश यहां आओ। तो यहां पर ये जो दिनेश नाउन है ये वोकेटिव केस में, क्यों, क्योंकि दिनेश ने ना तो काम करा है, ना दिनेश के ऊपर काम हो रहा है, ना ही दिनेश का यहां पर पोजेशन है। कम हियर दिनेश, मैं दिनेश को एक कमांड दे रहा हूं, एक आदेश दे रहा हूं कि दिनेश यहां आओ। तो ना तो दिनेश ने आने का काम किया है, ना दिनेश के ऊपर आने का काम हो रहा है, ना ही दिनेश का यहां पर किसी चीज के ऊपर पोजेशन है। फिर भी सर नाउन तो है। अब वो कौन से केस में है, वो इस वोकेटिव केस में है कि दिनेश से कोई बात कही गई है। ठीक है, दिनेश से यहां आने के लिए कहा गया है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में कोई बात कही जाए और वो उसका काम नहीं है, वो उसकी वर्ब नहीं है, तो आप कहेंगे कि वहां पर नाउन किस केस में है, वोकेटिव केस में है। एग्जाम्पल, कम हियर दिनेश। ठीक है, और यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नाउन से पहले आपको एक कॉमा जरूर मिलेगा, सेंटेंस सेपरेट होंगे। ठीक है, कि एक चीज है कम हियर, यहां आओ, कौन, दिनेश। तो ये बात किससे कही जा रही है, दिनेश से कही जा रही है। तो जिससे बात कही गई है वो नाउन किस केस में कहलाएगी, वोकेटिव केस में कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का आपको केस टेबल समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का केस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस असमंजस में था कि अभी आप लोगों को मैंने प्रोनाउंस नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है केस टेबल, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अब हमें क्योंकि आगे नाउन का पॉजेसिव केस समझना है, तो इसीलिए इसको हम एक सरसरी नजर से देखते हुए चलते हैं। डिटेल में केस टेबल के बारे में बात हम प्रोनाउन के चैप्टर में करेंगे, क्योंकि हमें अभी पॉजेसिव केस समझना है। तो इसको एक बार देख लीजिए कि ये क्या होता है। केस टेबल एक्चुअली कुछ नहीं है, नाउन और प्रोनाउन
नॉमिनेटिव, ये जो हमने बात कही ना आज, केस ऑफ नाउन, ये केस ऑफ नाउन इक्विवेलेंट है किसके लिए? केस ऑफ प्रोनाउन के लिए भी। ठीक है, केस ऑफ प्रोनाउन के लिए भी ये इसी तरीके से चलता है। वहां पर भी आपको प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, ये चारों केस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इंग्लिश में दोस्तों जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो सब हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो तीन कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, इन दोनों को कहा जाता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, यू जो होता है ये होता है दोस्तों सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, और ही शी इट दे ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, मैं और हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तुम यू ये होता है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, ही शी दे इट जो लोग मौके पर मौजूद नहीं है। आप कोई सेंटेंस कहते हो उसने ये काम गलत किया, इसका मतलब क्या है? वो जो उसने है वो इस वक्त बात कहने के समय पर मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद होता तो आप उससे सीधे कहते ना तुमने ये काम गलत किया। क्लियर? तो जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है और उसके बारे में बात की जा रही है वो सारे लोग यहां इस कैटेगरी में आते हैं। लड़का है एक तो ही लगाओगे, लड़की है एक तो शी लगाओगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों मिक्स हो सकती हैं, तो आप दे का इस्तेमाल करते हो। और अगर निर्जीव चीजें हैं तो आप उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, यानी कि जो मौके पर मौजूद नहीं है जिस समय बात कही जा रही है। क्लियर? आई और वी ये होते हैं जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बात कही। मैं, हम, ठीक है, तुम जिसने बात सुनी, जिसको कहा गई, जिससे बात कही गई, वो क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन। ठीक है, बात कहने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला या जिसको कही गई है वो सेकंड पर्सन, और बाकी जो लोग हैं जो मौके पर मौजूद नहीं हैं लेकिन उनके बारे में बात कही जा रही है वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब दोस्तों ये जो आपके तीन पर्सन्स हैं, तीन कैटेगरी हैं पर्सन्स की, इनके नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस कैसे कैसे बनते हैं ये समझ लीजिए। नॉमिनेटिव केस आई, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप लेंगे आई, यानी मैं। आई वेंट टू अ स्कूल, मैं स्कूल गया, यहां पर इसने काम किया ना, तो यानी कि ये क्या है? वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बनता है। दिनेश गेव मी ए एप्पल, सॉरी एन एप्पल, दिनेश गेव मी एन एप्पल, दिनेश ने मुझे एक सेब दिया। तो यहां पर मेरे ऊपर काम हुआ ना, मुझे सेब दिया गया, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बन गया, तो मी का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, इसके बाद में पॉजेसिव। अब पॉजेसिव में पॉजेसिव प्रोनाउन भी होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, कि आप अगर किसी प्रोनाउन के माध्यम से अपना अधिकार दिखा रहे हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा, अगर आप किसी एडजेक्टिव की मदद से अपना अधिकार दिखा रहे हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ये सारी डिटेल दोस्तों हम प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इससे घबराइएगा मत कि सर ये इतनी बड़ी टेबल आपने हमें दिखा दी, इसको याद करना है, रटना है, नहीं। एक बार इसको बस गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इन शब्दों से पहचान बना लीजिए, आई, मी, माई और माइन। अगर आप कहते हैं कि माई स्कूल, तो यहां पर माई जो है क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्कूल को विशेषता बता रहा है। कैसा स्कूल? मेरा स्कूल। ठीक है, पॉजेसिव और अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, माई स्कूल की जगह ही आप माइन भी कह सकते हैं, लेकिन जब माइन कहेंगे तो उसके साथ में स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात हम अब आगे की बातचीत प्रोनाउन के चैप्टर में करेंगे, नहीं तो दोस्तों हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में जो डिस्कशन है वो हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, आइए
शुरू करते हैं। अब पजेसिव से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में हमें ध्यान रखनी है। उनमें सबसे पहली चीज है कि आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, नेवर। और वो शब्द क्या क्या है? माइन सेल्फ। कभी भी माइन सेल्फ इस्तेमाल नहीं होगा, इट इज टोटली रॉन्ग। आपको ये बताना है कि जी मेरी गाड़ी, तो माई कार। और अगर आपको ये कहना है कि जी मैंने ये काम खुद से किया है, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। ठीक है, खुद से किया है, माई सेल्फ। माइन सेल्फ शब्द नहीं है, गलत है। ठीक है, इसी तरीके से आवर सेल्फ शब्द जो है वो भी गलत है। क्या होना चाहिए? आवर सेल्व्स होना चाहिए, आवर सेल्व्स। और इसको आप कहां पर देख सकते हैं? इससे जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी बात कर लेते हैं चलते चलते। जहां कहीं पर आपको ऐसे सेंटेंस मिले कि ये काम मैंने खुद किया है और आपको उस चीज के ऊपर बल देना है, भाई राम ने ये पत्र लिखा, राम ने खुद से ये पत्र लिखा, दोनों सेंटेंस अलग हैं। मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। मैंने खुद से पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर माई सेल्फ। ठीक है, तो अगर आप किसी सेंटेंस में किसी प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं कि यह काम इसी ने खुद किया है, तो वहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये पिछली स्लाइड में जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, अवर के लिए अवर सेल्व्स है, अवर सेल्फ नहीं होता। यू के लिए योर सेल्फ भी लग जाता है और योर सेल्फ भी लग जाता है। यू यानी कि तुम, अगर तुम एक आदमी है तो योर सेल्फ लगाओगे। तुम में अगर कई सारे लड़के हैं या कई सारे लोग हैं तो आप योर सेल्व्स लगाओगे। वह, उसने ये काम खुद किया, ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ, तो उसके लिए हिमसेल्फ लग जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। लड़की के लिए सर हर सेल्फ लग जाएगा। किसी निर्जीव चीज के लिए इट सेल्फ लग जाएगा। और अगर बहुत सारे हैं, उन्होंने ये काम खुद किया, दे डिड दिस वर्क देम सेल्व्स। ठीक है, अब क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो इसलिए सेल्फ मत लगा देना, सेल्व्स लगाना, देम सेल्व्स। ठीक है, क्लियर है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम फिर भी डिटेल से प्रोनाउन के चैप्टर में कवर करेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, आइए, तो ये कुछ शब्द आपको ध्यान देने हैं दोस्तों, ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। माइन सेल्फ गलत हो है, आवर सेल्फ गलत है, आवर सेल्व्स सही शब्द है। आवर्स सेल्व्स यानी डबल एस, ये भी गलत है। सही शब्द क्या है? आवर सेल्व्स। ठीक है, हिम सेल्व्स कभी इस्तेमाल नहीं करना है, हिम सेल्फ होगा, क्योंकि ही एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो सेल्व्स नहीं लगाना है, सेल्फ लगाना है। हिज सेल्फ नहीं सर, हिम सेल्फ होगा, हिज सेल्फ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर्ज सेल्फ ये गलत है, हर सेल्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सही शब्द क्या है? हर सेल्फ। डबल एस वाला जो है वो गलत है। हर सेल्व्स भी गलत है। ठीक है, हर्ज सेल्व्स गलत शब्द है, हर सेल्फ इज द राइट वर्ड। इसी तरीके से इट सेल्व्स गलत शब्द है, इट सेल्फ, इट सेल्फ ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, देम सेल्फ नहीं, देम हमेशा कईयों के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए आपको देम सेल्व्स इस्तेमाल करना है। देयर सेल्फ भी गलत शब्द है, देम सेल्व्स। ठीक है, इसी तरीके से देयर सेल्व्स ये भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, टोटली प्रोहिबिटेड है, ये आपको कहीं भी यूज नहीं करने हैं। ठीक है, करेक्ट जो है इनके वो आपको पिछली स्लाइड की टेबल में जो पजेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला मिला है, लास्ट कॉलम, वो करेक्ट है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, पजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज टेक ए नाउन आफ्टर देम। पजेसिव एडजेक्टिव जो हमने देखे थे पिछली टेबल में, वो हमेशा अपने साथ में एक नाउन का इस्तेमाल उनके साथ में होना चाहिए। ठीक है, नेवर यूज्ड विदाउट नाउन, उनको आप बिगैर नाउन के इस्तेमाल
नहीं करते हैं। जैसे मोहन took my car। मोहन मेरी कार लेकर के गया, मोहन ने मेरी कार ले ली। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, अब यहां पर देखिए, मोहन तो है सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, कार नाउन है। ठीक है, और माई, माई क्या है? माई यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो शब्द है माई, ये कार की विशेषता बता रहा है। कौन सी कार? मेरी कार। ठीक है, कौन सी कार? मेरी कार। ठीक है, तो ये जो इस तरह के पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमेशा अपने साथ में एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी ये बगैर नाउन के इस्तेमाल नहीं होंगे। दिनेश टुक माई, गलत। दिनेश टुक माई पेन, दिनेश टुक माई नोटबुक, दिनेश टुक माई स्केल और कंप्यूटर और मोबाइल फोन, वॉट एवर इट इज, हमेशा किसी ना किसी नाउन का इस्तेमाल जरूर होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही आप और कई किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिज का ले लीजिए, राधा यूज्ड हिज मोबाइल, राधा ने उसका मोबाइल इस्तेमाल किया, उसका मोबाइल। तो मोबाइल की खासियत तो बताई जा रही है ना, मोबाइल को उसकी एक आप एक क्वालिटी बता रहे हैं, कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल, उसका मोबाइल। तो हिज जो शब्द है वो मोबाइल की क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो हिज के साथ में आपको कोई ना कोई नाउन का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, बशर्ते वहां पर वो जो एडजेक्टिव है पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी उसके साथ में नाउन का इस्तेमाल होगा। तो ये जो सारे शब्द हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन शब्दों के साथ में ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, और इनके साथ में हमेशा किसी ना किसी नाउन का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव है, आप सीधा सिंपल समझ लीजिए। एडजेक्टिव की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। तो जब इनका काम ही खासियत बताने का है एडजेक्टिव का, तो जाहिर सी बात है कि जहां कहीं इस्तेमाल होंगे तो उसके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आनी चाहिए। वही नियम ये बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव पॉजेसिव वाले जो एडजेक्टिव हैं उनके साथ में किसी ना किसी नाउन का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। बगैर नाउन के अगर आपने इस्तेमाल किया तो गलत है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नियम, पॉजेसिव प्रोनाउंस लाइक माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, दे आर यूज्ड विदाउट नाउन। हमने बात करी पॉजेसिव एडजेक्टिव की कि जी एडजेक्टिव, जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करोगे तो उनके साथ में आपको नाउन लेनी है। लेकिन अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ में आपको नाउन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सी हैं सर हमारी? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब सर इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये सेंटेंस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रामर की नजर से। राहुल्स पेन इज कॉस्टलियर देन माइन। इसका क्या मतलब है? राहुल का पेन मेरे पेन से ज्यादा कीमती है। ठीक है, अब हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना है। राहुल का पेन हमने समझ लिया, राहुल के पास एक पेन है। दूसरी तरफ मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अब यहां पर मैं दो चीजें कर सकता था। माइन की जगह पर माई पेन भी कह सकता था, तो क्या हो जाता? सर ये नाउन है और ये उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो नियम हमने अभी रूल नंबर 2 में पढ़ा था।
कि नाउन के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव, ये बात वो हो जाती। इसकी बजाय मैंने क्या किया, पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर ली, और अब क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करी है तो इसके साथ में अब नाउन नहीं लगेगी। ये जो शब्द माइन है, ये सीधा सीधा आपको क्या बता रहा है, मेरा, राहुल का पेन मेरे पेन से ज्यादा कीमती है, लेकिन आपको दोबारा यहां पर पेन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है माइन शब्द, इसलिए इसके साथ में आपको दोबारा से नाउन पेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नियम ये कहता है कि जहां कहीं आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ में नाउन मत लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन अपने आप में ही नाउन का काम कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पर और कई सारी ये जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं, राहुल पेन इज कॉस्टलियर देन अवर्स, हमारे, ठीक है, तो आवर पेन कह लीजिए या अवर्स कह लीजिए, दोनों सही हैं, ठीक है। अगर आप अवर्स कहते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन है, अगर आप कहते हैं आवर पेन तब वो पजेसिव एडजेक्टिव है वहां पर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये समझ लेना है कि या तो आप पजेसिव एडजेक्टिव लेंगे तो उसके साथ में नाउन ले लेना, अगर ये वाला काम नहीं करना है तो सीधा पजेसिव प्रोनाउन ले लीजिए, ठीक है। दोनों में से एक काम करना है, दोनों मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक चीज समझ लीजिएगा, आपने अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा होगा एक एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी यानी कि ये जो निशान है ये क्या कहलाता है, एपोस्ट्रॉफी, और एपोस्ट्रॉफी के बाद में जो एस लगता है उसे कहा जाता है एपोस्ट्रॉफी एस। ये दोनों चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं, एपोस्ट्रॉफे एस, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। ये शब्द को पहचान लीजिए, आगे इससे बहुत काम पड़ने वाला है हमको, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। और इसको इस तरीके से जैसे राम और एस, ठीक है, राम्स, क्या पढ़ेंगे, राम्स, इसको देखते के साथ ही समझ जाइएगा राम का या राम की, कुछ भी हो सकता है, बट वो राम का कोई चीज है जिसके ऊपर राम का हक है, ठीक है। राम्स बुक, राम्स कंप्यूटर, राम्स हाउस, राम का घर, राम की किताब, राम का पेन, राम का मोबाइल, राम का कंप्यूटर, ठीक है। तो राम्स, इस तरीके से दिनेश, ठीक है, रमेश, दीनानाथ्स, मेहताज, ठीक है, कुछ भी आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, उससे क्या पता चलता है, राम का या दिनेश का या मेहता का, दीनानाथ का, ठीक है। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी है इसके कुछ नियम है दोस्तों, ये भी हमें पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो एपोस्ट्रॉफी एस होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इस्तेमाल नहीं होता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका अगर कोई आपको मालिकाना हक दिखाना है, उनसे रिलेटेड कोई चीज बतानी है, तो उनके लिए आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके नहीं कह सकते। जैसे राम्स बुक, किताब के ऊपर किसका हक है, राम का हक है। अब राम तो जीवित व्यक्ति है, कोई लड़का है, दिनेश या सुरेश या कमल, तो ये तो सब जीवित लोग हैं, तो इनके साथ में आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं उनका पोजेशन दिखाने के लिए। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका क्या करें, उनके लिए आपको ऑफ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, वसंत ऋतु के फूल। अब वो फूल कौन से हैं, वसंत ऋतु के, तो मालिकाना हक किसका हुआ, किसका आधिपत्य है, स्प्रिंग का। ये मत कहिएगा स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग्स फ्लावर्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वसंत ऋतु जो है ये दोस्तों एक निर्जीव चीज है, इसीलिए ये इस्तेमाल जो है ये गलत है। आपको कहना चाहिए द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसी तरीके से द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत। अब घर भी निर्जीव है, छत भी निर्जीव है, तो हाउस एपोस्ट्रॉफी एस, इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं हाउसेस और आगे रूफ, तो ये दोस्तों गलत है। निर्जीव चीजों के लिए आप इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते हैं। आपको कहना चाहिए
द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी है अभी आपने कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं इस्तेमाल करना है। एपोस्ट्रॉफी एस किसके साथ में इस्तेमाल करना है? जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें हैं, उनके साथ में आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये बात? चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो पॉजेसिव केस है, नाउन और प्रोनाउन के लिए जो पॉजेसिव केस है, इसको कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास को, क्योंकि अगर अभी इसमें पॉइंट्स हैं तकरीबन आई थिंक 20 के आसपास। ठीक है, तो उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये वाला नाउन का चैप्टर फिनिश ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो केस के हमने डिस्कशन किया है उसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। जो चारों क्लासिफिकेशन है केस के, उन्हें रिवाइज करना। केस टेबल जो हमने पढ़ी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, बट उसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा। उन शब्दों को एक दफ़े अपने माइंड में गो थ्रू कर लीजिएगा, और जो 4 नियम हमने अभी पॉजेसिव केस के सीखे हैं इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे अगली वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो ये पॉजेसिव केस का चैप्टर है इसे कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में हमारा नाउन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।